नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके जीएस को। जीके जीएस के क्रम में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं इतिहास। और इतिहास में हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो कृषि व्यवस्था थी और राजस्व व्यवस्था थी उस पे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पर ब्रिटिश शासन की कृषि नीति तथा राजस्व व्यवस्था को। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि भू राजस्व निर्धारण की एक नई प्रणाली सामने देखने को मिल रही है। तो नई प्रणाली में देखेंगे कि क्या मिलता है। तो प्लासी के युद्ध के समय भू राजस्व जो था वो वार्षिक था। कैसा था? वार्षिक था, यानी कि सालाना चलता था। भू राजस्व साल में एक बार लिया जाता था। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स जब आया तो उसने भू राजस्व में क्या किया? बहुत से सुधार किए। और बहुत से सुधार करने के बाद से उसने क्या किया कि ट्रायल एंड एरर पद्धति को अपनाया, यानी कि परीक्षण तथा त्रुटि पद्धति को अपनाया इसने कि परीक्षण करो और उसमें त्रुटि देखो। इस तरह की पद्धति को वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनाया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में क्या किया कि भू राजस्व को 5 वर्षीय कर दिया। 5 वर्षीय कर दिया। और इसमें उसने क्या किया कि जो आदमी ज्यादा पैसे देगा उसको अब भू राजस्व नीलाम होने लगा, यानी कि भू राजस्व में अब नीलामी तरह की चीज आ गई कि अब इसे क्या किया जाएगा कि जो व्यक्ति ज्यादा पैसे देगा भू राजस्व उसे सौंपा जाएगा। तो इस तरह से पद्धति आई और ये 5 सालों के लिए आई। लेकिन 1776 ईस्वी में पुनः इसे 1 वर्ष के लिए कर दिया गया। 1776 में पुनः इसे क्या कर दिया गया? 1 वर्ष के लिए कर दिया गया। आगे देखते हैं कि कॉर्नवालिस के समय में एक 10 साला बंदोबस्त आया। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया तो उसके समय में क्या हुआ कि एक 10 साला बंदोबस्त आया। और इस 10 साला बंदोबस्त जो है ये 1793 ईस्वी में आया, जिसे आगे चल करके स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था को। तो कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में एक नई व्यवस्था आई थी जिसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया या फिर जमींदारी व्यवस्था। इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था और विस्वेदारी व्यवस्था भी कहा गया। इसके अनेकों नाम थे, तो इस तरह से इसे अनेकों नाम से पुकारा जाने लगा इस व्यवस्था को। ये व्यवस्था यानी स्थायी बंदोबस्त जो थी ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक और वाराणसी में लागू थी। कहाँ कहाँ पे? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों उस समय एक ही में थे। उसके बाद वाराणसी और कर्नाटक में लागू थे। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि संपूर्ण ब्रिटिश भाग यानी भारत में ब्रिटिशर्स का जितना अधिकार था उसके संपूर्ण भाग का 19% भाग पर ही ये प्रथा लागू थी। मात्र 19% भाग पर ही जमींदारी व्यवस्था लागू हुई थी। इसके बाद देखेंगे कि जमींदारी व्यवस्था में जमींदार को भू राजस्व का स्वामी माना गया। भू राजस्व का स्वामी यानी कि राजस्व लेने वाला स्वामी किसे माना गया? तो जमींदार को माना गया। और इस प्रथा में देखा जाए तो 10/11 भाग जो था वो ब्रिटिशर्स को दिया जाता था और 1/11 भाग जमींदार स्वयं अपने पास में रखा करते थे। इस प्रथा में जमींदारों को बहुत अधिक लाभ हुआ। जमींदारों को इस प्रथा में बहुत अधिक लाभ हुआ। 10/11 भाग वो किससे देते थे? तो ब्रिटिशर्स को, और 1/11 भाग वो खुद रखा करते थे। इसके बाद देखेंगे कि 1793 में ये कानून आया, लेकिन इसमें संशोधन करके 1794 में एक सूर्यास्त कानून बनाया गया। इस सूर्यास्त कानून के तहत जमींदारों को जो तिथि निर्धारित की जाती थी उस तिथि में अगर लगान या फिर जो टैक्स है वो नहीं पहुंचाया गया तो जमींदारों पर, यानी उस तिथि के सूर्यास्त कानून में सूर्यास्त के पहले अगर उस तिथि में रकम नहीं पहुंचाई गई तो जमींदारों पर कानूनी कार्रवाई की जाती थी। तो इस तरह से क्या हुआ कि सूर्यास्त कानून आया कब? तो 1794 में।
अब इस व्यवस्था में देखा जाए तो किसान वर्ग का बहुत शोषण हुआ, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी तो उसके पास तो एक निश्चित आय आने लगा, लेकिन जमींदार जो थे, जमींदार जो कृषकों से वसूली करते थे वो एक निश्चित रकम नहीं होती थी, वो हमेशा बदलते रहता था। लेकिन ब्रिटिशर्स को एक निश्चित रकम जाती थी, तो जिस तरह से जमींदारों को इसमें बहुत अधिक फायदा हुआ और इसके साथ साथ किसान वर्ग का बहुत अधिक शोषण होना भी शुरू हो गया। इस जमींदारी व्यवस्था के तहत किसान वर्ग का बहुत अधिक शोषण हुआ, और ये शोषण करने वाले ब्रिटिशर्स नहीं बल्कि हमारे जमींदार ही हुआ करते थे, क्योंकि ये लोग क्या करते थे कि किसान वर्ग से शोषण किया करते थे और उस रकम को ले जा करके और ब्रिटिशर्स को पहुंचाया करते थे। अब हम लोग देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था को। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया जाने वाला दूसरी व्यवस्था थी। दूसरी व्यवस्था कौन सी थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बराबर पूछता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कौन था, तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड जो है वो क्या है, तो वो जन्मदाता हैं किसके, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के। आगे देखते हैं कि सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू किया, तो 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में, मद्रास के 12 महल जिले में सबसे पहले ये व्यवस्था 1792 ईस्वी में लागू की गई कैप्टन रीड के द्वारा। आगे चल करके ये बढ़ते बढ़ते बम्बई प्रेसिडेंसी यानी कि महाराष्ट्र, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में भी यही प्रथा स्थापित हो गई। आगे चल करके देखेंगे तो इसमें रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया। अब रैयत स्वयं क्या करते थे कि कर को ले जाकर के ब्रिटिश सरकार को जमा करते थे, खुद से ही ले जाकर के कर जमा करना होता था इसमें। और इसमें देखा जाए तो 55% भाग यानी कि जो भी उपज है उसका 55% भाग ब्रिटिश सरकार को देना होता था भू राजस्व के रूप में, 45% भाग ही रखना होता था। इस व्यवस्था में अगर देखा जाए तो पूरी ब्रिटिश भूमि का 51% भाग शामिल था, 51% भाग शामिल था। इस व्यवस्था में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि इस व्यवस्था में जो भू राजस्व था वो बहुत अधिक था, और इसमें जो किसान थे वो महाजनों के चुंगल में फंसते चले गए। महाजनों के चुंगल में फंसते फंसते अब ये हाल हो गया कि आगे चल करके किसानों और महाजनों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब हम लोग महलवाड़ी पद्धति को देखेंगे। महलवाड़ी पद्धति क्या थी, तो जमींदारी तथा रैयतवाड़ी प्रथा यानी कि ये पद्धति जब विफल हो गई तो उसके बाद महलवाड़ी पद्धति आई। कौन कौन सी? तो जमींदारी पद्धति और रैयतवाड़ी पद्धति जब विफल हो गई तो उसके बाद महलवाड़ी पद्धति आई। इस पद्धति में भू राजस्व का जो निर्धारण था वो महाल के आधार पर किया जाता था। महाल अर्थात संपूर्ण ग्राम के उत्पादन के आधार पर, यानी संपूर्ण गांव में कितना उत्पादन हुआ है उसके आधार पर अब क्या किया जाता था, तो भू राजस्व प्रणाली का निर्धारण किया जाता था, यानी कि राजस्व निर्धारित किया जाता था। सर्वप्रथम महलवाड़ी पद्धति जो है वो आगरा तथा अवध के कुछ प्रांतों में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे देखते देखते उत्तर भारत के संयुक्त प्रांत आगरा, अवध, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा दक्कन के क्षेत्रों में भी ये व्यवस्था देखने को मिली। ये व्यवस्था भी जमींदारी व्यवस्था तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरह ही महलवाड़ी व्यवस्था भी असफल ही साबित हुई। ब्रिटिश शासन के भू राजस्व नीतियों के दुष्परिणाम को यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो क्या क्या दुष्परिणाम रहा भू राजस्व की नीतियों का, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भू राजस्व नीतियाँ लेकर के आई गई उसका क्या क्या दुष्परिणाम रहा, तो उस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला, कृषि अर्थव्यवस्था का विनाश हो गया। कृषि अर्थव्यवस्था पूर्ण तरह से क्या हो गई, समाप्त हो गई और इसका विनाश हो गया। ग्रामीण उद्योगों का पतन हो गया। अब ग्रामीण लोगों पर कर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ग्रामीण उद्योग का क्या हो गया, पतन हो गया। नगरीय दस्तकारों का पतन हो गया।
नगर में जो दस्तकार थे वो भी क्या हो गए, अब पतन की ओर बढ़ गए। अनौद्योगिकीकरण यानी औद्योगिकीकरण का भी विनाश हो गया यहाँ पर, और धन का बहिर्गमन हुआ, यानी कि धन जो है वो हमारे देश से बाहर यानी कि इंग्लैंड जाता चला गया, और यहाँ के लोगों को क्या हुआ, भारी नुकसान हुआ। तो अब हम यहाँ पे धन के बहिर्गमन को देखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं धन बहिर्गमन का सिद्धांत, यानी धन बहिर्गमन क्या है, कैसे धन बाहर जा रहा है, इस चीज के बारे में देखेंगे। तो धन बहिर्गमन का जो सिद्धांत है, इसकी विचारधारा का प्रतिपादन तथा समर्थन ये निम्न नेताएं करते हैं, निम्न नेताओं द्वारा किया गया है, जिसमें दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर रमेश चंद्र दत्त और महादेव गोविंद रनाडे भी शामिल हैं। इन नेताओं के द्वारा धन बहिर्गमन के विचारधारा का सिद्धांत और का प्रतिपादन और समर्थन किया गया है कि हाँ सही बात है कि धन बहिर्गमन हो रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 ईस्वी में एक बुक प्रस्तुत किया गया, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें धन बहिर्गमन के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि धन बहिर्गमन के सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा किस पुस्तक में दिया गया है, तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस विचारधारा का समर्थन इन लोगों ने किया, किसने, दादा भाई नौरोजी ने, डॉक्टर रमेश चंद्र दत्त ने, महादेव गोविंद रनाडे ने। इसके बाद देखते हैं कि 2 मई 1867 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में दादा भाई नौरोजी ने एक पत्र प्रस्तुत किया जिसका शीर्षक क्या था, भारत पर इंग्लैंड का ऋण, जिसका शीर्षक था भारत पर इंग्लैंड का ऋण। और इस शीर्षक में, इस पत्र में सबसे पहली बार धन बहिर्गमन के सिद्धांत के बारे में बताया गया था। सबसे पहले धन बहिर्गमन के सिद्धांत के बारे में इसी पत्र में बताया गया था, जो कि 2 मई 1867 को लंदन के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में प्रस्तुत किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1867 में ही आई, जिसमें कि धन बहिर्गमन के सिद्धांत के बारे में बताया गया था। इसके बाद द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तकें हैं, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया है। इसके आगे हम लोग देखते हैं डॉक्टर रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें भी धन बहिर्गमन के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं कि 1901 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट में गोपाल कृष्ण गोखले ने धन बहिर्गमन के सिद्धांत के बारे में बोला। इसके आगे देखते हैं कि 1896 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। उसमें आधिकारिक तौर पर धन बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और ये माना गया कि भारत में जो भी अकाल, निर्धनता और भूखमरी है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ धन बहिर्गमन ही होगा, यानी धन का अपने देश से बाहर जाना ही इसका कारण है। इसके आगे धन बहिर्गमन के कुछ महत्वपूर्ण घटक जो है उसको हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन से घटक है, आखिर किस माध्यम से धन हमारे देश से बाहर जा रहा है, इस चीज़ों को देखेंगे। तो इसमें धन बहिर्गमन का जो सिद्धांत है, इसमें हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी का आय, बचत और पेंशन, इसमें भारत का पैसा बाहर गया। इसके बाद सैन्य अधिकारियों के आय, बचत और पेंशन में बाहर गया, और फिर रेलवे के अधिकारी के आय, बचत और पेंशन में भारत का पैसा जो है वो धीरे धीरे करके कहाँ चला गया, इंग्लैंड में चला गया। तो इसे ही धन बहिर्गमन का सिद्धांत कहते हैं। अब हम लोग बीपीएससी के द्वारा पूछे हुए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं बीपीएससी द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को कि इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं।
तो इसमें देखेंगे कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 का। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 2020 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने के अनुमान ज़्यादा रहते हैं। तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और ये अभी अभी हम लोग देखे हैं। उसके बाद द्वैध शासक का जनक किसे माना जाता है, तो सर लियोनीथस कार्टिस को द्वैध शासक का जनक माना जाता है। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ये भी हम लोग अभी अभी देखे हैं। इसके बाद देखते हैं कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी, और ये 1853 में बम्बई से ठाणे के लिए सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, बम्बई से ठाणे के लिए 1853 में। इसके बाद देखते हैं कि मुंगेर का बरहियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। यह 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग इसका उद्देश्य था। ये 1936 से 1938 तक चला, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। तो यहाँ तक देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, इसे देख लेते हैं हम लोग। तो क्लास कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।